जय हिंद साथियों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसबी क्यूरियस पर स्वागत है। आइए समसामयिक विषयों के अंतर्गत रूस यूक्रेन विवाद पर चर्चा करते हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया और पुतिन क्या चाहते हैं। कई महीनों तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले की किसी भी योजना से इनकार करते रहे, लेकिन आज के दिन इन्होंने एक लाइव टीवी कार्यक्रम में यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। रूसी राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव समेत देश के अन्य हिस्सों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। रूस की तरफ से ये कार्रवाई पुतिन के मिन्स्क शांति समझौते को खत्म करने और यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों में सेना भेजने की घोषणा के बाद की गई है। रूस की तरफ से इन राज्यों में सेना भेजने की वजह शांति कायम करना बताया गया है। रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन बॉर्डर पर लगभग 2 लाख सैनिकों को तैनात किया हुआ था, जिसके बाद यूक्रेन पर हमले की अटकलें काफ़ी वक्त से लगाई जा रही थीं। अब जब हालात और ख़राब हो चुके हैं और यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के हमले की खबरें और तस्वीरें आने लगी हैं, तो ऐसे में सबके मन में ये सवाल आता है कि आखिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते क्या हैं। दोनों देश के बीच टकराव टालने के लिए मिन्स्क का शांति समझौता भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी टकराव खत्म नहीं हुआ। पुतिन का तर्क है कि इसी वजह से वो सेना भेजने को मजबूर हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने रूस द्वारा यूक्रेन के अलगाववादी राज्यों शांति कायम करने के उद्देश्य से सेना भेजने के तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है। यूक्रेन से क्यों चिढ़ते हैं पुतिन। रूस ने लंबे समय से यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन, नेटो और अन्य यूरोपीय संस्थाओं के साथ करीबी का विरोध किया है। हालिया घटनाक्रमों के पीछे पुतिन का तर्क है कि यूक्रेन पूर्ण रूप से कभी एक देश था ही नहीं। उन्होंने यूक्रेन पर पश्चिमी देशों की कठपुतली बनने का भी आरोप लगाया। पुतिन यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो में शामिल न होने पाए। इसके लिए वह यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देशों से गारंटी चाहते हैं। उनकी मांग है कि यूक्रेन अपना सैन्यीकरण बंद कर दे और किसी भी गुट का हिस्सा ना बने। सोवियत संघ का हिस्सा बने रहने की वजह से यूक्रेन का रूसी समाज और संस्कृति से गहरा जुड़ाव रहा है। वहाँ रूसी भाषा बोलने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन 2014 के हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी तल्ख हुए हैं। 2014 में रूस समर्थक माने जाने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था। अलगाववादी इलाकों को रूस के द्वारा मान्यता देने से क्या परिणाम होंगे। अलगाववादी रुख रखने वाले लुहांस्क और दोनेत्स्क इलाकों पर अब तक रूस अपने समर्थकों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहा है। पुतिन के इन इलाकों को स्वतंत्र रूप से मान्यता देने के ऐलान का मतलब है कि पहली बार रूस यह कबूल कर रहा है कि रूसी सैनिक इस इलाके में मौजूद हैं। इसका मतलब यह भी है कि रूस अब इस इलाके में अपनी मिलिट्री बेस बना सकता है। मिन्स्क समझौते के अनुसार इन इलाकों को यूक्रेन के द्वारा विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन रूसी कार्रवाई की वजह से अब यह शायद ही संभव हो पाए। हालात इसलिए भी खतरनाक माने जा रहे हैं क्योंकि विद्रोही केवल दोनेत्स्क और लुहांस्क के कब्जे वाले इलाके ही नहीं बल्कि पूरे राज्य पर अपना दावा कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने भी अपने बयान में कहा है कि हमें उन्हें मान्यता दे देनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम उनके सारे डॉक्यूमेंट को मान्यता दे रहे हैं। रूस काफ़ी वक्त से यूक्रेन पर पूर्वी हिस्से में जनसंहार का आरोप लगाकर युद्ध के लिए माहौल तैयार कर रहा था। उसने विद्रोही इलाकों में लगभग 7 लाख लोगों के लिए पासपोर्ट भी जारी किए हैं। माना जाता है कि इसके पीछे रूस की मंशा अपने नागरिकों की रक्षा के बहाने यूक्रेन पर कार्रवाई को सही ठहराना है। रूस अब आगे करने की क्या मंशा रखता है। इस मामले का फिलहाल कोई कूटनीतिक समाधान नहीं निकलता दिख रहा। ताज़ा कार्रवाई के बाद आशंका जताई जा रही कि रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी इलाकों पर हमला करते हुए वहां की निर्वाचित सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश कर सकती है। यूक्रेन पर कार्रवाई के लिए रूस क्राइमिया, बेलारूस और यूक्रेन के उत्तरी सीमा के पास भारी संख्या में सैनिकों को तैनात कर सकता है, लेकिन इस दौरान रूस को प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यूक्रेन ने अपनी सेना को पहले से बेहतर किया है। इसके अलावा उन्हें जनता का भी भारी विरोध झेलना होगा। शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारी मार्क काइली का कहना है कि रूसी सैनिकों की भारी संख्या से शहरी आबादी वाले इलाकों में खतरनाक हालात बन सकते हैं। हालांकि रूस के पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। मसलन
वह यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर सकता है, वहाँ के बंदरगाहों को ब्लॉक कर सकता है, या फिर पड़ोसी मुल्क बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि रूस यूक्रेन पर साइबर हमला करे। इसी साल जनवरी में यूक्रेन सरकार की वेबसाइट ठप पड़ गई थी। फरवरी के मध्य में यूक्रेन के 2 सबसे बड़े बैंकों को भी निशाना बनाया गया था। पश्चिमी देशों के पास क्या है विकल्प? पश्चिमी देशों ने रूस की कार्रवाई को अवैध बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर हमला बताया है। नेटो गठबंधन की तरफ से ताज़ा घटनाक्रमों के बाद साफ किया गया है कि उनकी कोई योजना यूक्रेन में सैनिकों को भेजने की नहीं है। हाँ, उन्होंने यूक्रेन को सलाहकार, हथियार और फील्ड अस्पताल के लिए जरिए मदद की बात कही है। इन सब के बाद यही लग रहा है कि रूस की कार्रवाई के बाद दुनिया के पास अब रूस पर केवल प्रतिबंध लगाने का ही विकल्प बचा है। जर्मनी ने रूस के नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की मंजूरी को फिलहाल रोक दिया है। यूरोपियन यूनियन भी रूस पर कड़े प्रतिबंधों को लगाने की सोच रहा है। रूस के उन 351 सांसदों को भी लक्ष्य बनाया जा सकता है जिन्होंने यूक्रेन के 2 अलगाववादी इलाकों को मान्यता देने के दौरान संसद में पुतिन का साथ दिया। अमेरिका का कहना है कि वो रूस का लिंक पश्चिमी वित्तीय संस्थानों से काट रहा है। इसके अलावा रूस में उच्च पद पर बैठे लोगों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी है। यूके रूस के 5 बड़े बैंकों और 3 अरबपतियों पर कार्रवाई कर रहा है। हालांकि फिलहाल इन देशों ने रूस पर बड़े प्रतिबंधों का ऐलान नहीं किया है। अमेरिका रूस के वित्तीय संस्थानों और मुख्य उद्योगों पर नज़र बनाए हुए, जबकि यूरोपियन यूनियन की नज़र फाइनेंशियल मार्केट पर है। यूके की ओर से चेतावनी दी गई है कि क्रेमलिन में करीबी नज़र रखने वालों को छिपने की भी जगह नहीं मिलेगी। उसने रूसी उद्योगों के डॉलर और पाउंड में व्यापार को सीमित करने की कोशिश की है। वैसे तो आर्थिक रूप से रूस पर की गई कार्रवाई से उसके बैंकिंग सिस्टम का कनेक्शन इंटरनेशनल स्विफ्ट पेमेंट से कट जाएगा, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर भी इसका काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इधर बाल्टिक देशों और पोलैंड में नेटो ने 5000 सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और स्लोवाकिया में 4000 सैनिक भेजे जा रहे हैं। पुतिन के मन में चल क्या रहा है? लंबे समय से जारी तनाव के बीच रूस के लिए सच का पल आ चुका है। नेटो को लेकर उसकी 2 मांगें सामने आ रही हैं। पहला ये कि नेटो का आगे विस्तार ना हो, इसके लिए पुतिन एक पुख्ता और कानूनी रूप से मजबूत आश्वासन चाहते हैं। रूस के उप विदेश मंत्री सेर्गेई रिबकोव ने हाल ही में कहा, हमारे लिए बेहद जरूरी है कि यूक्रेन कभी नेटो का सदस्य नहीं बने। पुतिन ने भी कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या उन्हें सच में लगता है कि हम आराम से यह सब देखते रहेंगे? साल 1994 में रूस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करने की पर सहमत जताई थी, लेकिन पिछले साल पुतिन ने एक लंबा आर्टिकल लिखकर रूसी और यूक्रेनी लोगों को एक राष्ट्र का हिस्सा बताया था। अब पुतिन दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन का गठन कम्युनिस्ट रूस ने किया था। उनका मानना है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन ऐतिहासिक रूस के टूटने के समान था। पुतिन का तर्क ये भी है कि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनता है तो वह क्राइमिया पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। पुतिन की मांग पर नेटो का क्या बयान आया है? फिलहाल नेटो के सदस्य 30 देश हैं और उनकी नीति हर किसी के लिए दरवाजे खुले रखने की है। ये सभी देश इस नीति से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। यूक्रेन नेटो में शामिल होने को लेकर एक तय समय और संभावना स्पष्ट करने की मांग करता रहा है, लेकिन तत्कालीन जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने निकट भविष्य में ऐसा कुछ भी होने की संभावना से तो साफ तौर पर इनकार किया था। किसी भी नेटो सदस्य देश का सदस्यता छोड़ना भी मुमकिन नहीं दिखता है। रूसी राष्ट्रपति का मानना है कि पश्चिमी देशों ने 1990 में ये वादा किया था कि पूर्व की ओर नेटो का 1 इंच भी विस्तार नहीं करेगा, लेकिन इस वादे को तोड़ा गया है। पुतिन जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस समय तक सोवियत संघ अस्तित्व में था। तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने के सामने पूर्वी जर्मनी के संदर्भ में बात की गई थी। गोर्बाचेव ने बाद में कहा भी था कि इन बैठक में नेटो के विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। क्या इस विवाद का कूटनीतिक समाधान का रास्ता भी संभव है?
अमेरिका ने छोटी और लंबी दूरी के मिसाइलों समेत अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों पर भी चर्चा का प्रस्ताव दिया था। हालांकि रूस चाहता था कि सभी अमेरिकी परमाणु हथियार रूस की सीमा से दूर रहें। रूस ने मिसाइल बेसों पर प्रस्तावित पारदर्शिता को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। इसमें से रूस में और 2 रोमानिया एवं पोलैंड में थे। तो ये आज का हमारा समसामयिक विषयों पर चर्चा की बात थी। और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर हमसे चर्चा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।